Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Beijing Declaration and Platform for Action. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 governance point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं क्यों आज इस आर्टिकल को डिस्कस किया जा रहा है बिकॉज टुडे 8th मार्च इज बीइंग सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल वीमेंस डे तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश ऑल द गर्ल स्टूडेंट ऑफ माइन हु आर लिसनिंग टू मी एज अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट कीजिए वैसे तो आज दिन अब ज़्यादा बचा है नहीं एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से बिफोर आई टेक अप द डिस्कशन कि आपको कोई एम्पावर कर नहीं सकता है एम्पावरमेंट अगर कोई आपको करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब आप हमेशा ही सब्जुगेटेड रहेंगे डिसएम्पावर्ड रहेंगे यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ एंड द कॉन्सेप्ट लाइक समवन एल्स इज एम्पावरिंग यू मे इट बी गवर्नमेंट या मेन मेंबर ऑफ द सोसाइटी आर ट्राइंग टू एम्पावर यू दैट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट इज एक्चुअली वीकनिंग यू फ्रॉम विद इन ठीक है आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंचा है फील यू आर कंप्लीट विच यू आर and then try to realize your potential in best possible manner. चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8th मार्च वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जा रहा है एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि वीमेन की जो भी सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं उनको हम लोग याद कर पाएँ सेलिब्रेट कर पाएँ साथ ही साथ जो वीमेन डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस करती हैं उनको हाईलाइट किया जाए और फिर उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए नए सॉल्यूशंस प्रपोज किए जाए 1977 में यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे ये फैसला किया गया था कि वर्ल्ड वाइड 8th मार्च विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वीमेंस डे साल 2025 का थीम है ये यूनाइटेड नेशंस के पेज से ही मैंने ये इमेज निकाला है साल 2025 का थीम है फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट और ये साल 2025 में जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी 30th एनिवर्सरी ऑफ बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन तो क्या है बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन वो समझते हैं बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड यूपीएससी ने पहले भी एग्जाम में प्रश्न पूछे हैं तो एपीएससी और यूपीएससी दोनों में बेजिंग डिक्लेरेशन से सवाल आने के चांसेस ज़्यादा है और इस साल ज़्यादा क्यों है वो भी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे तो जैसा कि मैंने कहा कंटिन्यूटी बनाने के लिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और इस साल जो इंटरनेशनल वुमेन डे हम मना रहे हैं 2025 में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 30th एनिवर्सरी के साथ कोइंसाइड कर रहा है ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन तो बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है वो भी समझते हैं देखिए यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंसेस कराए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन तो इस तरीके का जो 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन चल रहा था ऑन यूएन प्लेटफॉर्म that was being held in Beijing, China in 1995. The fourth World Conference on Women conducted by UN in Beijing. वहाँ पे एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया बीजिंग डिक्लेरेशन इसका पूरा नाम है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ये जो डिक्लेरेशन है इसको एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट की तरह कंसिडर किया जाता है फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड वाइड एंड अ डॉक्यूमेंट विच gives a right direction for ensuring women's right across every society in the world. तो ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन है बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जब भी वीमेन रिलेटेड इश्यूज पे आप आंसर लिख रहे हो तो वर्ल्ड वाइड एक जो कंसेंसस बनाई गई वीमेन राइट्स को इंश्योर कराने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण उसमें रोल प्ले करता है बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 में 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन के दौरान बीजिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया बीजिंग डिक्लेरेशन में क्या क्या की बातें हैं वो जरा देखते हैं इट अफर्म्स ग्लोबल कमिटमेंट टू जेंडर इक्वालिटी तो जेंडर इक्वालिटी को ह्यूमन राइट्स कहा गया वीमेन राइट ये बात आप ऐसे में भी लिखना
कि women rights have been recognized as human rights because you are talking about 50% of humanity. And if women rights are considered as one set of rights, then it would be injustice. 50% जो ह्यूमैनिटी है उनके की कंसर्न्स को अगर हम लोग सबसर्विएंट रख रहे हैं तो इट वुड बी अ काइंड ऑफ इनजस्टिस। तो सबसे पहली बात जो की गई बीजिंग डिक्लेरेशन में वो ये कही गई कि विमेन राइट्स शुड बी कंसिडर्ड एज ह्यूमन राइट। विमेन की अगर बात हो रही है तो इन जनरल ह्यूमन की बात हो रही है बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट 50% ह्यूमैनिटी। सो विमेन राइट्स हैज टू बी मेन स्ट्रीम, women concern has to be brought in public discourse and it needs to be solved with tangible solutions। तो इसी के लिए पहले ग्लोबल कमिटमेंट टू जेंडर इक्वालिटी एंड इट वाज कंसिडर्ड, इट वाज डिसाइडेड कि वीमेन राइट विल बी कंसिडर्ड एज ह्यूमन राइट एंड देन एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। बीजिंग डिक्लेरेशन वाज वेरी फर्म ऑन दिस आइडिया कि वी नीड टू टेक टैंजिबल स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स को इनकरेज किया गया कि आप अपने अपने टेरिटरीज के अंदर एक टैंजिबल एक्शंस लेकर के आए जिससे वीमेन के लाइफ में कंक्रीट डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट आए। वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एनजीओस को प्रमोट किया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इस डायरेक्शन में इंसेंटिव दिए गए कि एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच लेकर के आए फॉर इंश्योरिंग जेंडर पैरिटी। 12 की एरियाज ऑफ कंसर्न्स वेर ऑल्सो आइडेंटिफाइड। मैं ये नहीं उम्मीद कर रहा कि आप 12 के 12 याद कर लें, बस बीजिंग डिक्लेरेशन में जो 12 की एरियाज ऑफ कंसर्न फेस्ड बाय वीमेन है इन जनरल वो एक बार सुन लीजिए। 3-4 भी याद आ गए तो मेंस में लिखने में अच्छा रहेगा। पहला, विमेन एंड पोवर्टी। तो बेसिकली इकोनॉमिक डिस्पैरिटी विमेन और मेन के बीच में देखने को मिलता है। विमेन आर इन जनरल फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द मेल काउंटर पार्ट, मे इट बी हस्बैंड एंड बिफोर मैरिज ऑन फादर। और इस कारण से उनको अपने फैमिली के अंदर ही वो ड्यू रेस्पेक्ट नहीं मिलता बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक लाइबिलिटी। और ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है या डिपेंडेंस ऑन द मेल काउंटर पार्ट है उसके पीछे कारण है कि उनके एजुकेशन पे या ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनके हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता। सो दीज आर द कंसर्न्स एंड इंटर रिलेटेड कंसर्न्स लीडिंग टू अ वीसीएस साइकिल। अब जब विमेन इकोनॉमिक लाइबिलिटी जैसी कंसिडर होती है फैमिली के अंदर बिकॉज दे आर नॉट ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली इन जनरल, सो दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस बिकॉज जब आप एक लाइबिलिटी होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी डिग्निटी जो है वो सबसे पहले इरोड होगी। when you are not treated in dignified manner then in some cases you can be subjected to domestic violence also। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जरूरी है कि विमेन के हेल्थ, ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए बचपन से ही ताकि विमेन जो है मेन स्ट्रीम इकोनॉमी को ज्वाइन कर पाए, तभी वो वायलेंस से बच पाएंगी। विमेन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, द प्रॉब्लम इज कि जिस भी एरिया में कन्फ्लिक्ट होता है, दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई या इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम हो गया, वहां पे सबसे पहली जो विक्टिम बनती है वो विमेन बनती हैं। मणिपुर के अंदर वी सॉ व्हाट हैपेंड, राइट? आई डोंट वांट टू इवन रिकॉल दैट इंसिडेंट वेयर अ वुमन, एक वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गया था। इस तरह के और भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे। अभी जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है तो जो भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट वाला जोन है वहां पे जो पहली विक्टिम बनती हैं वो होती हैं विमेन and they are subjected to sexual offense, so that is also a concern। women and economy, so women के लिए equal pay, देखिए अगर वो इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में अगर आकर के पार्टिसिपेट भी करती हैं yet they are not being treated equally। so equal pay for women despite working at par with main counterparts is still a distant dream for them। तो वो भी एड्रेस करना है, that is another concern। women in power and decision making, even if women try or to move out of their four walls of house corridor, yet they are not allowed to get into managerial position if they are working in corporate। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करती हैं तो उसमें उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो एक लिमिट के आगे नहीं बढ़ पाता। इसी को नाम दिया गया है ग्लास सीलिंग इफेक्ट। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर एडवांसमेंट ऑफ वीमेन, तो एडवांसमेंट ऑफ वीमेन की सिर्फ बातें नहीं करनी होगी, यू विल हैव टू सेट अप एन सिस्टम, एन ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म where women are naturally able to avail the benefits to them। Human rights of women, तो ensuring every legal protection to women right, मतलब women की rights जो हैं उनको लीगल तरीके से हमें, जैसे सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट हमें स्ट्रिक्ट कानून बनाना होगा, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस उसके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाना होगा। विमेन एंड मीडिया,
The women related concern needs to be discussed. Public in general needs to be made more sensitive, gender sensitive. तभी जाकर के द प्रॉब्लम ऑफ फीमेल फिटिसाइड या डोमेस्टिक वायलेंस एड्रेस हो पाएगा. Women and environment. You see, in general, women are considered to be more close to environment. सो अगर environmental destruction जब होता है तो उसका सबसे पहला नुकसान जो है विमेन के ऊपर पड़ता है. इस अप्रोच को कहा जाता है इको फेमिनिज्म, जहाँ पे माना जाता है कि विमेन आर मोर क्लोज टू एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू मेन. तो environment conservation is also important for ensuring the overall well-being of women and girl child. You see, if a girl child is not taken care of in proper manner, उसके हेल्थ का और एजुकेशन का ध्यान नहीं दिया गया, then she is going to be a subject of exploitation for her life, क्योंकि she won't be capable to take care of herself. So girl child, ensuring her rights and protection of girl child is very very important. So these are the 12 key areas of concern. प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा नहीं, मेंस में अगर आप 4-5 भी याद कर पाएँ कि की एरियाज ऑफ कंसर्न एज पर बीजिंग डिक्लेरेशन, तो इट वुड बी वेरी गुड. कम से कम अलग अलग एरिया से, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ये सब एरियाज याद रखिएगा. अब जो बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 में अडॉप्ट किया गया, आई टोल्ड यू इट बिकेम ए काइंड ऑफ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट फॉर इंश्योरिंग जेंडर पैरिटी वर्ल्ड वाइड. और फिर हर 5 साल पे, जैसे साल 2000 में फिर एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया बीजिंग +5, साल 2005 में बीजिंग +10, 2010 में बीजिंग +15, जहाँ पे टाइम टू टाइम बीजिंग डिक्लेरेशन के ऊपर क्या प्रोग्रेस हुआ है वर्ल्ड वाइड, उसको इवेलुएट करने की कोशिश की जाती है. तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू हैव बीजिंग +30. सो अगेन देर विल बी अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड, जिसका नाम होगा बीजिंग +30 प्लेटफॉर्म. वहाँ पे फिर से इवेलुएट करने की कोशिश की जाएगी कि व्हाट प्रोग्रेस so far we have achieved as far as gender mainstreaming is concerned. And that is the reason why I expect that this year again a question from Beijing Declaration may be asked. दुनिया के अलग अलग देशों ने जो बीजिंग डिक्लेरेशन को अफर्म कर चुके हैं, उन्होंने अपने अपने रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन में फिर इस डायरेक्शन में कई सारे कंक्रीट एक्शंस लेकर के आए. जैसे भारत की अगर बात की जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम दैट फोकसेज ऑन एजुकेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द गर्ल चाइल्ड, विमेन रिजर्वेशन लॉ दैट फोकसेज ऑन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने पे काम करता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट साल 2017 में जो वर्किंग वुमेन है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बैलेंस करना एट द सेम टाइम विथ देयर नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ऑफ बियरिंग अ चाइल्ड, तो उनको 26 वीक्स का पेड लीव मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में. पॉस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, पहले विशाखा गाइडलाइन था सुप्रीम कोर्ट का 1997 में, उसी को फिर लीगलाइज शेप दे दिया गया पार्लियामेंट द्वारा बाय ब्रिंगिंग पॉस एक्ट इन 2013. सो दीज आर फ्यू ऑफ द मेनी स्टेप्स. जैसे मातृत्व वंदना योजना 2-4 दिन पहले ही हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था. दीज आर फ्यू अमंग्स द मेनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू मेन स्ट्रीम विमेन. और ये सब कहीं ना कहीं देखा जा सकता है एन एक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन. तो साल 2015 में जब हम लोग बीजिंग +20 कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था या सेलिब्रेट किया था, उस साल यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था बीजिंग डिक्लेरेशन पे. फिर मुझे लगा था 2020 में पूछेंगे, नहीं पूछा. मुझे लगता है 25 में भी पूछ सकते हैं. हर 5 साल पे इस एरिया से प्रश्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वूली माइस एंड क्रिस्पर टेक्नोलॉजी. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है. क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से जेनेटिक कॉम्पोजिशन को ऑल्टर किया जा सकता है. क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है, इसका नाम है CAS9, जिसकी मदद से डीएनए को चेंज किया जा सकता है, थोड़ा बहुत ऑल्टर किया जा सकता है. इसीलिए कई बार ये CS9 को सीजर भी कहा जाता है, जेनेटिक या डीएनए सीजर भी कहा जाता है. ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. ऐसा नहीं है कि सच में एक सीजर की मदद से डीएनए को चेंज किया जा सकता है. इट इज जस्ट अ वे टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ CS9 मॉलिक्यूल मस्ट बी एक्टिंग. इट टेक्स अवे द डिजीज या डिसऑर्डर्ड सीक्वेंस, उसको रिमूव करता है, और जो करेक्ट सीक्वेंस उसको पेस्ट करने में हेल्प करता है दिस CS9 प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंड दैट इज व्हाट इज आल्सो नोन एज जेनेटिक सीजर.
तो जिस तरीके से हम लोग किसी फाइल में कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कट कॉपी पेस्ट करते हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें उसको डिलीट कर दिया, और जो रिक्वायर्ड चीज़ें उसको कहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वैसा ही काम आप कह सकते हैं कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये CS9 मॉलिक्यूल कर देता है, एंड इट हेल्प्स अस इन जीन एडिटिंग इन ऑर्डर टू हैव डिजायर्ड आउटकम। ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया था दो विमेन ने मिलकर के। साल 2012 में इन्होंने डेवलप किया था जीन एडिटिंग टेक्निक, इमैनुअल चारपेंटियर ऑफ फ्रांस एंड जेनिफर दोदना फ्रॉम US। और इन्होंने वैसे टेक्नोलॉजी 2012 में डेवलप किया था, बट इसके लिए इनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला इन द ईयर 2020। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का आजकल कई सारे फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जेनेटिक डिजीजेस के ट्रीटमेंट में जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। नई डिजीजेस को समझने में, न्यू ट्रीटमेंट्स को डेवलप करने में, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे कि मच्छरों से होने वाली बीमारियां, उनको भी काफ़ी हद तक डील किया जा सकता है विद जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। मच्छरों के इस तरह के जो वेक्टर्स हैं, मॉस्क्यूटोज एंड अदर फ्लाइज, इनके जीन्स में ऑल्टरेशन कर दीजिए ताकि उनकी एबिलिटी टू ट्रांसफर सच डिजीज कैरिंग पैथोजेंस या वायरसेस वो रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए मेथड जिसका नाम है PGSIT मेथड, दैट इज being developed under gene editing technology in order to limit mosquitoes ability to transfer viral diseases या वायरस बेस्ड डिजीजेस। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से नए नए स्पीसीज भी डेवलप हो सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज है कि हमारे साइंटिस्ट ने वर्ल्ड वाइड, एक US बेस्ड कंपनी है बेसिकली, कोलोसल बायोसाइंस, इसने जेनेटिकल इंजीनियरिंग करके चूहों को, माइसिस को ऐसा वूली माउस बना दिया है, उनके ऊपर वुल डेवलप करा दिया थ्रू जेनेटिक एडिटिंग। वूली मैमथ लाइक ट्रेट्स डेवलप कर दिया, गोल्डन फर इनके ऊपर डेवलप कर दिया है, सो दैट दे कैन विथस्टैंड कोल्डर एरियाज एज वेल, जहाँ ठंडे इलाकों में भी जो जिस तरह का टेम्परेचर है तो उसको ये विथस्टैंड कर पाए, ऐसा इनके अंदर एडिटिंग कर दिया है ये US बेस्ड कंपनी कोलोसल बायोसाइंस ने। तो आइस एज में एक तरीके का प्राणी होता था मैमोथ जिसको कहते थे, अब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। एलिफेंट जैसा दिखता था, बट उसके जो टस्क थे वो काफ़ी बड़े होते थे एज कम्पेयर टू द रेगुलर एलिफेंट्स। इस तरीके के उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, आपने मूवी आइस एज में भी देखा होगा। अब ये मैमोथ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके बॉडी के ऊपर इस तरह का वुल होता था, इस तरीके का वुल जीन एडिटिंग करके कोलोसल बायोसाइंस नाम की इस कंपनी ने माउस के ऊपर डेवलप कर दिया है। इस तरीके का वुलन स्ट्रक्चर या वुलन जो फर है इन माउस के ऊपर डेवलप कर दिया है। दिस इज वन स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ रिवाइवल ऑफ द मैमथ। मैमथ हैव नाउ बिकम एक्सटिंक्ट, बट साइंटिस्ट कम्युनिटी इज ट्राइंग टू रिवाइव दिस मैमथ थ्रू जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो ये जो वुल बेस्ड माइस डेवलप किया गया विद क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, दैट इज वन पॉजिटिव स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ रिवाइवल ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीसीज मैमथ। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है वो जो लॉस्ट स्पीसीज उनके रिवाइवल में भी काम आ सकता है, जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उनके कंजर्वेशन में भी काम आ सकता है। CS9 प्रोटीन के ऊपर UPSC ने 2019 में यह प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। CS9 या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो भी हमने डिस्कस किया है, दैट कंटेंट इज मोर देन इनफ टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो आप हिंट्स देख सकते हैं, देन ट्राई टू राइट आंसर। जब भी कोई आप आंसर लिख रहे हो तो उस आंसर से संबंधित जो करंट डेवलपमेंट्स हुए अगर उसको भी आप मेंशन कर दें तो आपका आंसर थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो इस केस में आप ये वूली माइस और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में अगर लिखेंगे कहीं ना कहीं ऐसे एंड पार्ट में ही, तो इट विल गिव ए गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर कि यू नो कि व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। The next topic is about strategic reserve of cryptocurrencies. This topic is important from our syllabus GS paper 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले करंट डेवलपमेंट देखते हैं एंड फिर इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। तो यूएस, आई एम सो सॉरी बाय मिस्टेक टाइप्ड हियर फॉर्मर, आई वांटेड टू टाइप करंट यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये मुझसे गलती से टाइप हुआ है, आई विल रेक्टिफाई इट। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बेसिकली जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तभी उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया था। उस टाइम में तो ही वाज फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ओनली,
बट नाउ सिंस ही हैज़ बिकम यूएस प्रेसिडेंट अगेन, तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जहां पे उन्होंने अब अनाउंस किया है कि वो अमेरिका के अंदर बिटकॉइन और इस तरीके के बाकी कुछ और क्रिप्टो करेंसीज का भी स्टॉक रिजर्व बना करके रखेंगे। कैसे हर देश कुछ फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करता है, जैसे आरबीआई मेंटेन करती है फॉरेक्स रिजर्व, जिसके अंतर्गत होता है गोल्ड या फॉरेन करेंसी एसेट, रिजर्व ट्रांच एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स। उसके अलावा और भी कुछ रिजर्व्स बना करके रखे जा सकते हैं। भारत में अभी इस तरीके का बिटकॉइन या क्रिप्टो जैसा रिजर्व नहीं है, बट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज डिसाइडेड कि वो स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व मेंटेन करेंगे, एसबीआर मेंटेन करेंगे एज यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल। अब इसको स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कहा जा रहा है, उन्होंने नाम दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, बट इसके अंदर सिर्फ बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी नहीं रहेगी। इट विल होल्ड सम अदर क्रिप्टो करेंसीज ऑल्सो लाइक एथीरियम, एक्सआरपी, सोलाना एंड कार्डानो। So all these crypto reserves will be maintained as strategic reserves, क्योंकि भविष्य में क्रिप्टो रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। वैसे भी आई टोल्ड यू कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत ही क्लोज एलाई हैं इलॉन मस्क, उनका हमेशा से ही एलिजियंस रहा है, झुकाव रहा है टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज। और इलॉन मस्क की तो काफ़ी बातें सुनते रहते हैं, लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, ये लिखने वाली बात नहीं है। तो वो भी कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रमोटिंग क्रिप्टो करेंसीज वर्ल्ड वाइड। तो अब क्रिप्टो करेंसीज का अलग से रिजर्व मेंटेन करेगी अमेरिका की सरकार। उसको नाम दिया गया है यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल, जिसमें 5 तरह के क्रिप्टो करेंसीज रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन ये 4 क्रिप्टो करेंसीज भी रहेंगी, बट अलग से खरीद करके इनको मेंटेन नहीं किया जाएगा। दिस रिजर्व विल बी मेंटेन्ड बाय सीज्ड क्रिमिनल एंड सिविल एसेट्स फॉर फीचर्स। तो मान लीजिए कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में किसी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा था, उसको नैप कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी क्रिप्टो करेंसी डिस्कशन में कि क्रिप्टो करेंसीज आर इन मेनी केसेस यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड ट्रांजैक्शन, जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन करने वाली पार्टीज हैं दे डोंट वांट कि दिस ट्रांजैक्शन शुड बी नोन टू द अथॉरिटीज या गवर्नमेंट। तो आर्म स्मगलिंग कर रहे हैं, ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्रिप्टो करेंसीज में मेनली पेमेंट करते हैं वो लोग। तो इस तरह की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है या इस तरह कोई भी सिविल एसेट फॉरफीचर हो रहा है, सिविल एसेट फॉरफीचर कि आपने टैक्स नहीं भरा और उस पैसे से आपने ब्लैक मनी जो जनरेट हुई टैक्स इवेजन करके, उससे आपने कुछ क्रिप्टो करेंसीज खरीद लिए, तो ये एक सिविल केस हुआ आपके ऊपर। उस केस में भी लेकिन आपका ये जो क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदा ये फॉरफिट किया जा सकता, अक्वायर किया जा सकता। तो ऑल सच क्रिमिनल एंड सिविल एसेट फॉरफीचर्स उन्हीं को मेंटेन किया जाएगा एज स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, जिसका टेक्निकल नाम है यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल। As I told you, the government will not actively buy digital assets, but it will hold assets obtained through forfeiture. दुनिया के बाकी देश जिन्होंने इस तरीके का स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो रिजर्व मेंटेन किया है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एल साल्वाडोर का। इट इज द फर्स्ट कंट्री टू होल्ड बिटकॉइन एज लीगल रिजर्व। इसने बिटकॉइन को साल 2021 में लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया था। लीगल टेंडर मतलब नाउ जस्ट लाइक रुपीज इन इंडिया, लीगल टेंडर, वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट रुपी एज मोड ऑफ पेमेंट। जैसे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे अगर सामने वाला आपको रुपए में पेमेंट करना चाहता है तो यू आर लीगली बाउंड टू टेक दैट पेमेंट, इसीलिए रुपए को कहा जाएगा भारत की धरती पे लीगल टेंडर। इसी तरीके से बिटकॉइन को एल साल्वाडोर ने साल 2021 में लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया। चाइना के पास भी अपना बिटकॉइन रिजर्व है, बट वो भी सीज्ड बिटकॉइन रिजर्व है, जो इस तरह के सिविल या क्रिमिनल असेट से फॉरफीट किया हुआ बिटकॉइन है, वो रिजर्व है। इनफैक्ट चाइना हैज लार्जेस्ट बिटकॉइन रिजर्व इन द वर्ल्ड। बट चाइना ने अपने देश के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग को बैन किया हुआ है, अनलाइक यूएस। यूएस में क्रिप्टो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अलाउड। चाइना हैज बैंड इट, बट चाइना येट मेंटेन्स ए ह्यूज बिटकॉइन रिजर्व। भारत की बात की जाए तो भारत के पास ऐसा कोई अभी तक बिटकॉइन रिजर्व है नहीं। रादर इंडिया इज डेवलपिंग इट्स ओन डिजिटल करेंसी, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डेवलप भी किया है आरबीआई ने, उसको रिलीज भी किया है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, या उसी को हम लोग कहते हैं ई रूपी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2016। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 102 गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बार बार न्यूज में आ रहा है। ये जगह छोटा सा देश है 102, तो इससे रिलेटेड हो सकता है प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ ले। ये साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है।
It is series of islands. This country is having series of islands. At least 83 small or big islands are there. Collectively, they form this Vanuatu country. Capital city is Port Vila. और यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस भी होते रहते हैं। वानुतु की जो मेन इकोनॉमी है वो टूरिज्म है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर होता है। बट वानुतु इज ऑल्सो नोन एज टैक्स हेवंस। ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टैक्स हेवंस की तरह जाना जाता है। मतलब दुनिया के अलग अलग देशों के जो बड़े बड़े बिजनेस है उनको वो इनवाइट करता है कि आप अपने आकर के हेडक्वार्टर खोलिए हमारे यहाँ पे, और फिर मैं आपको पूरा टैक्स रिलीफ दूंगा, थोड़ा बहुत आप टैक्स भर देना मेरे यहाँ पे, जिससे आप अपने देश के अंदर जो ह्यूज टैक्स लगाती है वहाँ की लोकल सरकार, उससे बच पाओगे। So for that reason, Vanuatu is known as tax havens. Tax havens are those locations, jurisdictions, which put a very less amount of legalized taxes on the offshore businesses. वो पूरा टैक्स रिलेटेड रिलीफ देते हैं। इट इज a kind of pull factor for businesses across the world for them to come and start businesses in these tax havens. ये सेल कंपनियां भी चलाने के लिए अलाउ करते हैं। बेसिकली दे कीप देयर आईज अवे फ्रॉम वट एवर एक्टिविटी यू डू। थोड़ा बहुत टैक्स दे दो, बाकी जो करना है करो, बहुत ज़्यादा वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते। इसी कारण से दुनिया भर की वो सारी कंपनियां या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो अंडरग्राउंड चलना चाहते हैं, जो दुनिया भर के अलग अलग बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में टैक्स नहीं भरना चाहते, वो इन छोटे छोटे देशों में जाकर के अपना हेडक्वार्टर खोल देते हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी खोल देते हैं। दैट इज वाई सच लोकेशंस आर नोन एज टैक्स हेवंस। वैसा ही एक टैक्स हेवन आप कह सकते हैं वानुआतू को। इट इज मेनली सर्वाइविंग विथ हेल्प ऑफ फॉरेन एड। दुनिया के अलग अलग देश मदद कर देते हैं थोड़ी बहुत। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो वानुआतू से रिलेटेड है, जो हाल फिलहाल में न्यूज में भी है काफ़ी, जिसका नाम है सिटीजन बाय इन्वेस्टमेंट स्कीम या गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। सिटीजन बाय इन्वेस्टमेंट स्कीम या गोल्डन पासपोर्ट स्कीम के अंतर्गत वानुआतू क्या कहता है, दुनिया के किसी भी देश का कोई भी आदमी अगर चाहे तो वानुआतू का सिटीजनशिप ले सकता है, वहाँ का पासपोर्ट ले सकता है। उसके लिए बस उसको वहाँ पे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। Vanuatu offers citizenship by investment program, also known as Golden Passport Scheme, जहाँ पे wealthy individuals can buy citizenship by making significant financial contribution to the country. ऐसा नहीं कि वानुआतू इज द अलोन कंट्री टू हैव दिस, छोटे मोटे और भी देश हैं, माल्टा, डोमिनिका, बरबुडा, इवन टर्की अलाउज दिस, इजिप्ट अलाउज दिस। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, सिटीजनशिप ले लीजिए। अब हमारे देश के एक फ्यूजिटिव बिजनेसमैन हैं, भगौरे हैं, भारत में कुछ इन्होंने करप्शन किया है और उसके बाद भाग करके ब्रिटेन में रह रहे हैं, ललित मोदी। ही वाज अर्लियर हाई रैंक ऑफिशियल इन बीसीसीआई। ही इज कंसिडर्ड टू बी द पर्सन हु हैड हुज ब्रेन चाइल्ड इज आईपीएल। तो ललित मोदी ने के ऊपर कई सारे मैच फिक्सिंग, वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इन सब के चार्जेस हैं। उसके बाद भारत छोड़ करके भाग गई, तो ही इज अ फ्यूजिटिव इंडियन बिजनेसमैन। करेंटली ही हैज अप्लाइड टू द इंडियन हाई कमीशन इन लंदन कि ही वांट्स टू सरेंडर इंडियन सिटीजनशिप बिकॉज ही इज बाइंग सिटीजनशिप ऑफ वानुआतू। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है ललित मोदी के केस में, इस डेवलपमेंट के बाद ये जो गोल्डन पासपोर्ट स्कीम है वानुआतू का, जिसको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट स्कीम कहते हैं, ये फिर से न्यूज में आया था। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, यहाँ पे मिनिस्ट्री बस बदला हुआ है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं था ये मिशन। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो करेक्ट आंसर वुड बी वन ओनली। एआई कोर्स तो सिंपल था, एआई ड्रिवन रिपोजिटरी। रमादान से रिलेटेड करेक्ट क्या है, 9 मंथ ऑफ इस्लामिक लूनर कैलेंडर, बाकी सब तो इनकरेक्ट है। पशु औषधि केंद्र, simple center established to provide affordable veterinary medicine to livestock owner. That's all from our side for today. Thanks for watching.